हेलो फ्रेंड्स, एड साइन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछले बार हमने भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है, तो भारतीय संविधान का विकास केवल हमने पहले भी पिछले वीडियो में बतलाया था कि मात्र 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन नहीं लगे, अपितु चराचर एक हजारों सालों की जो है एक व्यवस्था जो है वह भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है एक आकार जो वर्तमान रूप में है वो प्रदान करती है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पश्चात 1757 में पलासी के युद्ध और 1764 में बक्सर युद्ध के पश्चात जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के प्रदेशों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो इसी समय जो है कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड की सरकार के द्वारा लाया गया। और यही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय संविधान का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, 1786 के एक्ट की बात करते हैं, धीरे धीरे 1813, 1833, 1853, 1858 के एक्ट और फाइनली 1909 का अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का शासन अधिनियम, इस तरह से जितने भी कानून, अधिनियम और एक्ट आते चले गए, उसी से जो है वो धीरे धीरे भारतीय संविधान का विकास हुआ। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के 3/4 भाग को जो है भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। जब माननीय संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति की स्थापना की गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिन्हें जो है वो भारतीय संविधान का वास्तुकार भी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, जिन्होंने पूरे भारतीय संविधान को अपने अन्य सभी प्रारूप समिति के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर जो है वो अमूर्त रूप दिया। तो यह भारतीय संविधान जो है बहुत ही सतत प्रक्रिया है, बहुत ही लंबे समय की एक प्रक्रिया है, जिसका जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट को देखा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को देखा, 1786 के एक्ट को देखा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था, 1793 के एक्ट को देखा। आज हम जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट को देखेंगे और 1833 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया है साथियों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में आप देखिएगा कि जैसे कि आपको उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। यह उच्चतम न्यायालय जो है अभी दिल्ली में है। दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसके प्रधान मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्पे थे। यह मैंने आपको बता चुका है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 73 में हो गई थी और उसी सुप्रीम कोर्ट को जो है फॉलो करते हुए जो है भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को डाला गया। ठीक है। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई, जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ध्यान से सुनिएगा, और उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। कहीं ना कहीं वह कार्यकारी परिषद ही जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वर्तमान विधायिका का रूप ले लेती है। यह आपको देखने को मिलेगा। चलिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 1813 का चार्टर एक्ट को देखिए। 1813 का चार्टर एक्ट, इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं। जैसे भारतीय संविधान के अगर हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान संरक्षण है। ठीक है। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, यह समानता का अधिकार देता है। ठीक है। 15 है आपका, 16 है
15 में है धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 है नौकरियों में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। अब हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें धारा 87 था, और उस धारा 87 का सबसे प्रमुख प्रावधान जो था यह था कि जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर कंपनी के पदों पर जो नियुक्तियां होंगी उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह धारा 27 1833 के एक्ट में ही कहता है, और इसी 1833 के एक्ट में ही यह कह दिया गया जो बाद में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में भी हम देखते हैं। यहां पर यह बोलने का मतलब मेरा बस यही था, यही मैं समझाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं ये जितने भी एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय में, तो इन अधिनियमों से भी भारतीय संविधान जो है प्रेरित है। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैं लेक्चर देता हूं साथियों, जो मैं लेक्चर देता हूं उसको आप काफी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह कहीं ना कहीं जो है वो आपको बहुत ज्यादा सहयोग देगा। रटने से ज्यादा जो है आपको हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा सहयोग देगा, मार्गदर्शन रखेगा, और वो आपकी जो है ना मन मस्तिष्क पर जो है ना वो एक छाप छोड़ेगा। इसलिए लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में जैसा कि दोस्तों कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। कंपनी को पूर्व के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ यानी भारत, चीन, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जितने भी पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे उसके साथ जो है इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर रखा था। इस व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार रहने दिए गए, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल अब कंपनी जो है भारत के साथ ट्रेड व्यापार नहीं कर सकता था। अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। कंपनी ही केवल जो है वो भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। हालांकि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया। केवल एक देश चीन के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार रहने दिए गए, और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार कंपनी कर रही थी उसके व्यापारिक एकाधिकार जो है उसको रहने दिया गया। यानी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार रहने दिए गए, जिसे आगे 1833 के एक्ट के तहत फिर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 सालों के लिए तो बढ़ा दिया गया, लेकिन चाय और चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है इसका 1813 का एक्ट का, कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, किंतु व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय, जी हां, चीन
और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बने रहे। ठीक है, तो व्यापारिक अधिकार को अगले साल के 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए गए। जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तो तमाम सभी ब्रिटिश नागरिक जो हैं वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो गए। यानी कि भारत का द्वार जो है तमाम ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। वो ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से, क्राउन से लाइसेंस प्राप्त कर भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। जब ब्रिटिश नागरिकों के द्वार खोल दिए गए तो इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई पादरी थे, उनका भी भारत में प्रवेश जो कि पूर्व में प्रतिबंधित था, इस अधिनियम के तहत वह भारत में प्रवेश कर सकते थे आज्ञा लेकर। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज्ञा लेकर वह भारत में प्रवेश कर सकते थे। अब देखिए, यही मोटा मोटी 1813 का एक्ट में आता है। पूछेगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? 1813 के एक्ट के तहत। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 33 के तहत। किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी अब भारत में प्रवेश कर सकते थे? 1813 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत अब जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक को भारत के साथ व्यापार करने के द्वार खोल दिए गए? तो 1813 के एक्ट के तहत। ठीक है, बहुत एक महत्वपूर्ण 1813 के एक्ट के तहत कहा गया कि जो शिक्षा पर कंपनी जो है वो भारत में भारतीय क्षेत्रों में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्या किया गया? कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान 1813 के एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, अब इसी एक्ट के तहत जो व्यापारिक लेन देन था और जो राजस्व खाता था उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कुछ नहीं है, व्यापारिक अधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चीन और चाय को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसलिए सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के व्यापार के द्वार खोल दिए गए। ईसाई मिशनरी भी अब भारत आ सकते थे। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाने का सबसे पहले प्रावधान किया गया। राजस्व खाते, व्यापारिक लेन देन के खाते अलग अलग कर दिए गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों 1813 का एक्ट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में कुछ नहीं है, वही है, क्या है कि जब व्यापारिक अधिकार को फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 1853 तक फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया व्यापारिक अधिकार को, और चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब चीन और चाय के साथ भी कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण, मतलब व्यापारिक अधिकार तो अगले 20 साल के लिए फिर बढ़ाया 33 में, लेकिन एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत का शासन जो है वो केंद्रीकृत किया गया 1833 के एक्ट के तहत। क्या किया गया? भारत का शासन केंद्रीकृत किया गया। याद कीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बताया था कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, अब क्या किया है 1833 के एक्ट में, 73 के बाद 33 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1833 ईस्वी तक जो है अंग्रेज जो है भारत के बहुत बड़े भूभाग में शासन कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बहुत बड़े भूभाग में शासन कर रही थी। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बन के आया था। पहला भारत का गवर्नर जनरल
विलियम बेंटिक बना। ठीक है, हमने वही लिखा है। व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया जो पहले चला रहा था। बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जब भारत का गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ऑटोमेटिकली है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, अन्य जितने भी प्रदेश हैं कंपनी के अंतर्गत, उनका शासन कौन करेगा? तो भारत का गवर्नर जनरल करेगा। तो वही लिखा हुआ है, बंगाल, मद्रास, बंबई तथा अन्य भारतीय प्रदेश इसके नियंत्रण में आ गए। किसके? भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना था। ठीक है, अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो अब अलग अलग, तो जैसे मद्रास का गवर्नर और उसकी परिषद, वो तो कानून नहीं बनाएगी। अब बंबई के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तो कानून नहीं बनाएगी। तो मद्रास, बंबई के जो परिषद थे, गवर्नर जनरल के परिषदों की विधि बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। हो गया। अब जब विधि बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई, तो पूरा विधि कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। अभी तक भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। पहले 4 थे। 1784 का पिट्स इंडिया के तहत 4 को घटाकर 3 कर दिया गया था, बता चुके हैं। अब चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया, जो कि विधि बनाने में सहयोग देता, परामर्श देता। तो इसी अधिनियम के तहत एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और 1834 में अगले वर्ष एक विधि आयोग का गठन किया, जो कि भारतीय कानून को संहिताबद्ध करेगा, उसको सुधारने का काम करेगा। ठीक है, और इस विधि आयोग, जो प्रथम विधि आयोग था 1834 में, उसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चाय चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, सब उसके अधीन आ गए। ठीक है, विधि बनाने की शक्ति सबकी समाप्त हो गई। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, जिसे परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था। बोलता, परामर्श देता, ऐसे कानून बनाइए, लेकिन मत देने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार नहीं था, जिसे बाद में 1853 के एक्ट के तहत विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला और उसको वोटिंग का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, तो मत देने का अभी तक नहीं था। भारतीय कानून को संचित, संहिताबद्ध व सुधारने के लिए 34 में विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में प्रथम विधि आयोग, ये फर्स्ट विधि आयोग है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले को बनाया गया। ठीक, और एक बहुत महत्वपूर्ण, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, धारा 87 के तहत बोला गया, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, रंग के आधार पर कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं होगा। यही 1833 का एक्ट का धारा 87 का 37 बोलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण, इसमें बोला गया 1833 के एक्ट में कि जो दास्ता है, जो गुलामी प्रथा है, उसको सुधारिए। 1833 के एक्ट के तहत गुलामी प्रथा को सुधारने और अंततः इसे समाप्त करने की आज्ञा दी गई, और उसी आज्ञा के तहत 1843 में दास्ता का उन्मूलन कर दिया गया एक कानून बना के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दासत्व का उन्मूलन किस अधिनियम के तहत किया गया या किस वर्ष किया गया, तो उसका आंसर होगा 1843, 1843। ऑप्शन में आपका
1833 भी रहता है, लेकिन 1833 में के एक्ट के तहत दासत्व का उन्मूलन नहीं किया गया था, बल्कि उसके उन्मूलन का प्रयास किया गया था। बोला था इनकी स्थिति में सुधारिए और दासत्व का धीरे धीरे उन्मूलन कीजिए। जैसे इसी एक्ट के तहत भारत सरकार को दासों की अवस्था को सुधारने और अंततः इसे समाप्त करने की आज्ञा दी गई और 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष में बढ़ाया, एकाधिकार समाप्त किया, ये सब बहुत हिट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन थे, ये सब ठीक है। अब हमने बता दिया धारा 87 के दिन कंपनी के अंतर्गत पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई धर्म, जाति, मूलवंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इसमें है। आपको देखना होगा कि 1833 का जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो जैसे हम व्यापारिक अधिकार को 20 साल बढ़ाने की बात करते हैं और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात करते हैं, चीन और चाय के साथ भी। और जब फिर हम बात करते हैं भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण का, तो जब केंद्रीकरण करेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल, जब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा तो सब गवर्नर जनरल, सब गवर्नर और प्रदेश उसके अधीन हो जाएगा। सबका विधि बनाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जब कोई कानून नहीं बना सकेगा तो हमारे पास विधि सदस्य नहीं है, हम विधि सदस्य की नियुक्ति करेंगे, विधि आयोग का गठन करेंगे, मैकाले अध्यक्ष बने विधि आयोग का। सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। बोला कि दासत्व को समाप्त करो, तो दासत्व 1843 में समाप्त किया गया। बोला किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति में धर्म, जाति, वंश के आधार पर, तो वो भी नहीं हुआ। जब भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया तो निश्चय ही जो है एक बजट बनाने की शक्ति यहीं पर भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को इस अधिनियम के तहत दी गई। अलग अलग बजट तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया है। मद्रास का अलग बजट, बंबई का अलग बजट, बंगाल का अलग बजट अब बनेगा नहीं। तो वही लास्ट लाइन लिखे हैं कि गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। जी हां दोस्तों, गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट और 1861 के एक्ट को जो है वो समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिख के जो है हम लोगों को जो है वो प्रोत्साहित कीजिए, और अगर कुछ कमी हो तो उसको भी लिखिए, और क्या जो है कमियों को दूर करना चाहिए या और क्या अच्छाइयों को जो है इसमें डालनी चाहिए, इसको जो है कमेंट के माध्यम से साथियों जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद है। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।